बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास इकबाल, आपका मेंटोर फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपके लिए सीएसएस स्पेशल 2023 में आने वाले पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। अब इस वीडियो में मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का जो पेपर है सीएसएस स्पेशल 2023 का वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप अगर इवेल्युएशन करवाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की और इंटरनेशनल लॉ की, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अब हम पेपर की तरफ चलते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जी जनाब, हमने स्क्रीन शेयर कर ली है। ये करंट अफेयर सीएसएस 2023 में जो आने वाला पेपर है वो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। मैं एक मिनट जरा क्रॉस चेक कर लूं। जी, रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। जी, पहला क्वेश्चन है, यानी सब्जेक्टिव पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान इकोनॉमी इज करंटली अंडर severe stress with low foreign reserves, comma, a depreciating currency and exponentially high inflation, full stop. What measures can be taken in the short and medium terms to stabilize the deteriorating economic conditions? देखिए, आपको तो पता ही है पिछले कोई 1.5-2 साल से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन दिन ब दिन वर्स होती चली गई है। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज है वो ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ती चली गई है और 30+ इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ऐसी इन्फ्लेशन पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में शायद पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने पहले एक आपके सामने मंजर कशी की है, एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है, एक उसने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मेनली 3 इश्यूज की वजह से सफर कर रही है या स्ट्रेस में है। एक, फॉरेन रिजर्व श्रिंक कर रहे हैं, दूसरा करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है और तीसरा इन्फ्लेशन है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आप बताएं कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, यानी इमीडिएटली और फिर थोड़ा से अरसे बाद के लिए पाकिस्तान को कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकला जा सके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। इस क्वेश्चन को का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं या जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है वही इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के दौरान टीचर से या खुद प्रिपरेशन करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्वेश्चन प्रिपेयर किया है तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे क्लास के अंदर गेस्ट लेक्चर भी होता है जो कि कोई इकोनॉमी के बैकग्राउंड के साहब दे रहे होते हैं, और मैं खुद भी इकोनॉमी के जो मेन चैलेंजेस हैं उन पे एक लेक्चर देता हूँ। अच्छा जी, फिर है क्वेश्चन नंबर 3। सिंस इट्स बर्थ, किसकी बर्थ? पाकिस्तान की बर्थ। पाकिस्तान हैज बीन स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस। जब से पाकिस्तान एक रियासत के तौर पर मंजर आम पर आया है तब से ही पाकिस्तान इंतजामी मसाइल से निकलने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। यानी गवर्नेंस क्राइसिस हमारा पहले दिन से ही चला आ रहा है। लार्जली काज्ड बाय डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी, करप्शन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। फिर साथ ही उसने खुद 76 सालों के अंदर, 75 सालों के अंदर आखिर ये गवर्नेंस क्राइसिस क्यों चला आ रहा है उसके असबाब, उसके काजेज भी बता दिए हैं, जिसमें उसने डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी बोले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नंबर 1 काज बताया। फिर उसने कहा कि करप्शन है कि रुकने का नाम नहीं लेती, ये नंबर 2 काज बताया। फिर उसने बताया लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी एहतसाब नहीं है। एहतसाब के नाम पे सियासत तो बहुत है लेकिन असल में एहतसाब नहीं है। और फिर आखिरी काज उसने ये बताया कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ना होने के बराबर है। यानी इंस्टीट्यूशन बन गए हैं तो बस बन गए हैं, चल रहे हैं, लेकिन इनको रिफॉर्म या बेहतर या इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने की कोई कोशिश नहीं हो पा रही।
अब असल क्वेश्चन का हिस्सा ऑपरेटिव पार्ट यहां से शुरू होता है, जहां से आपने लिखना शुरू करना है, जहां से वो आपकी ओपिनियन इनडायरेक्टली जानना चाहता है। डिस्कस द इन डिटेल लिंकेजेस एंड एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि गवर्नेंस क्राइसिस तो है ही, लेकिन गवर्नेंस क्राइसिस के साथ साथ जो फैक्टर्स उसने गिनवाए हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी, करप्शन, नॉन अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ना होने का असरात क्या पड़े हैं पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की पे, सोशो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो सोसाइटी में ऑटोमेटिकली बेहतरी आएगी, क्योंकि जब इंसान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होता है तो उसका मेयार जिंदगी खुद बहुत बुलंद हो जाता है, और जब ज्यादा इंसान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं तो फिर मुआशरे के अंदर एक जो है मुस्बत तब्दीली आती है। तो ये वो बात आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, China's proactive diplomacy has successfully achieved rapprochement between the two traditional rivals, Saudi Arabia and Iran. Analyze the impact of this significant development on the geopolitics of the region. जनाब, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, विच रीजन? यहाँ पे मिडिल ईस्ट की बात हो रही है। कौन सी डील की बात हो रही है? जो चाइना ने अपनी गुड ऑफिस, अपना इन्फ्लुएंस, अपना डिप्लोमेसी एक्टिवली यूटिलाइज करके करवाई, वो उसने साल 2023 के शुरू में, फरवरी में और मार्च में इंटरनेशनल मीडिया स्क्रीन सरप्राइज से रंगीन हो चुकी हुई थी कि जो यूएस आज तक ना कर सका, जो यूके आज तक ना कर सका, जो फ्रांस आज तक ना कर सका, वो चाइना ने कर दिखाया है। मिडिल ईस्ट के दो पोटेंशियल राइवल जो रीजनल पावर्स भी हैं, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, इनकी करवाई जा रही है दोस्ती। ना सिर्फ दोस्ती बल्कि इनके आपस में तिजारती ताल्लुकात भी शुरू करवाए जा रहे हैं। तो ये जो चाइना ने डील करवाई है, इसका अपना क्या कहते हैं, क्या असर होगा खित्ते की मजमुई सियासत पे? किस खित्ते की? मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पे। ठीक है, अब याद रहे कि ये क्वेश्चन जब पूछा गया है तो उस टाइम पेपर बन चुका था। 7 अक्टूबर से जो हमास वाला इंसिडेंट हुआ है वो इस पेपर में कि इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जिन्होंने आंसर लिखे होंगे किसी ने मेंशन कर भी दिया हो तो कोई बुरी बात नहीं। बट अब मिडिल ईस्ट अपना क्या कहते हैं के बारे में फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट पे CS 2024 में। ठीक है जी, तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ, वैसे ये क्वेश्चन तो मैंने प्रिडिक्ट भी किया था, लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि चाइना का रोल एज ए पीस मेकर, एज ए बैलेंसर मिडिल ईस्ट के अंदर जो है पूछा गया है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स क्या रही है और मिडिल ईस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट कर सकेंगे। फिर है, व्हाट आर द क्रिटिकल इश्यूज इन अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस सिंस द तालिबान टुक ओवर काबुल इन 2021? 15 अगस्त 2021 को पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज था जब तालिबान, अफगान तालिबान ने काबुल में जो अफगानिस्तान का दारकूमत है उस पर कब्जा कर लिया, और उन्हें कोई खास मज़ामत का सामना नहीं हुआ और उन्होंने अपनी हुकूमत का वहां पे ऐलान कर दिया। और 15 अगस्त 2021 से लेके टिल टुडे उन्हीं की हुकूमत चल रही है। बज़ाहिर एक इस तरह की उम्मीद बनी हुई थी या एक इस तरह की बातें चल रही थी, तासुर बना हुआ था कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस कॉर्डियल और आइडियल हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ड्यूरेंट लाइन हो, रेफ्यूजीज का इशू हो, TTP का इशू हो, और सेफ हेवंस का इशू हो, ज्वाइंट इंटेलिजेंस का इशू हो, बहुत सारी और ऐसी भी चीजें हैं जिस पे तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कंसेंसस अनफॉर्चुनेटली अभी तक डेवलप नहीं हो सका। तो इन इश्यूज को हाईलाइट आपने करना है, और जिन पे कंसेंसस या कॉपरेशन डेवलप्ड है, चल रहा है, वो भी आपने बताना है। यानी तालिबान के आने से कम एक बात
वाजे है, और वो खुद भी अपनी स्टेटमेंट्स में वाजे कर चुके हैं कि हम किसी भी स्टेट को जो हमारे साथ सरमायादारी करके अफगानिस्तान में काम करेगी, हम उसको अफगान सरजमीन किसी भी अपने हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मीन अगर इंडियन प्रेजेंस दोबारा रीएक्टिवेट होती भी है अफगानिस्तान में अंडर द तालिबान रजीम, तो अब वो पाकिस्तान के लिए उस तरह की लीथल नहीं होगी जैसे कि ये कारजाई रजीम और अशरफ गनी रजीम के दौरान रही। जी जनाब, आगे चलते हैं। फिर है, द वर्ल्ड इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ अचीविंग जेंडर इक्वालिटी डिस्पाइट global efforts, full stop. If the current trends continue, 8% of women and girls global population will live in extreme poverty by 2030. Suggest strategies to improve gender balance, especially with reference to Pakistan. अच्छा, अब इसने क्वेश्चन पूछा है पाकिस्तान के रेफरेंस में। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जेंडर इक्वलिटी को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन फीमेल्स हैं, उनको किस तरह से एम्पावरमेंट जेन्युइनली लाई जा सकती है उनकी जिंदगियों में, ताकि ये गैप कम हो और वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नेशनल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। बट उसके ऊपर जो उसने पूरा एक कॉन्टेक्स्ट या प्रीटेक्स्ट दिया है, तो वो अपना क्या कहते हैं, वो ये है वो ये है कि जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी जेंडर इक्वलिटी बहुत सारी एफर्ट्स के बावजूद अचीव नहीं हो सकी। तो यहाँ पर ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एसए की तैयारी करते हैं तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अपने लिए जेंडर इक्वलिटी या वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक को भी तैयार करते हैं। तो जिन्होंने वो टॉपिक तैयार किया उनके लिए तो ये क्वेश्चन आइडियल है, और बाकियों के लिए इसको अटेम्प्ट करने में काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये एज सच इस डायरेक्शन में तैयार नहीं किया जाता। अगर मैं आपको सिलेबस के हिसाब से बताऊं या वैसे भी बता दूं, तो ये जो सोशल चैलेंजेस है ना पाकिस्तान के, सोशल चैलेंजेस या सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं, सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो ये वो इसमें शामिल है, मतलब पूछा गया है आपसे। अच्छा जी, फिर है राइट, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए नोट ऑन द expansion of BRICS and its attempts towards de-dollarization of the international economy, highlight its global and regional implications। जनाब, ब्रिक्स की रिसेंटली, मतलब कोई 2 महीने पहले नहीं, 1 महीना पहले सितंबर में कहीं एक समिट हुई है, और इस समिट की खास बात यह है कि 4 नए कंट्रीज को ब्रिक्स अब अपना मेंबर बनाने जा रहा है। ब्रिक्स है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो एक तो इस 4 स्टेट्स को मेंबर बनाने ने धूम मचा दी कि 15 साल बाद ब्रिक्स ओपन अप हो रहा है और अपना इकोनॉमिक मसल को स्ट्रेंथ दे रहा है। और ब्रिक्स इज ऑल अबाउट ए चाइनीज बैक्ड और चाइनीज प्रोपेल्ड इकोनॉमिक लाइंस। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी बात है कि ब्रिक्स का जो फाइनली समिट के बाद कम्युनिके इश्यू हुआ उसमें डी डॉलराइजेशन की बात हुई। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये कि कम से कम जो ब्रिक्स की मेंबर स्टेट्स हैं वो जो आपस में ट्रेड करेंगी वो डॉलर करेंसी के जरिए नहीं करेंगी। तो अगर इनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर ये एक किस्म का केस मॉडल, रोल मॉडल, एग्जाम्पल, इंस्टेंस बन जाएगा और स्टेट्स के लिए भी कि लेट्स हैव सम चेंज, लेट्स लीव द डॉलर्स असाइड एंड लेट्स बिगिन ट्रेडिंग विद देयर ओन करेंसीज। तो अब ये ट्रेंड जो सेट होगा तो इसका ग्लोबल सेटबैक, अगर ये सेट हो गया तो आएगा यूएस इकोनॉमी के ऊपर, और इसकी रीजनल इम्प्लीकेशन ये हैं कि चाइना की ग्रिप जो है अफ्रीका और एशियन रीजन में भी बढ़ेगी और साउथ अमेरिकन रीजन में भी बढ़ जाएगी, और जो बीआरआई के कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी ब्रिक्स की एक्सपेंशन से बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, अब है लास्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज emerged एज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इन द पास्ट फ्यू इयर्स। पिछले कुछ सालों में इंडिया एक सियासी और मुआशी ताकत बन के उभरा है। व्हाट आर द लाइकली इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस सिनेरियो फॉर द रीजन्स स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स एंड इन जनरल एंड पाकिस्तान इन पर्टिकुलर। बहुत सीधा सवाल है। यूएस के साथ जब से इंडिया का नेक्सस डेवलप हुआ है, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील करने के बाद, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दौर में
हुई, तो तब से लेके अब तक यूएस और इंडिया एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। उन्होंने पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक डोमेन्स में बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, हैंड टू हैंड चल रहे हैं, ग्लोबली एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जो इंडिया कहता है उसको यूएस बैक करता है, और जो यूएस कहता है वो इंडिया अपनी पॉलिसी के तौर पे उसको बता रहा होता है पूरी दुनिया को। तो इसकी पूरे रीजन साउथ एशिया के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, और हम पे, पाकिस्तान पे बिलखसूस क्या होते हैं। अगर रीजन की मैं बात करूं तो चाइना, उभरते हुए चाइना को, पीसफुल राइज ऑफ चाइना को, जो कि एक पोटेंशियल थ्रेट है, अनाउंस्ड थ्रेट है, रिविजनिस्ट पावर कहा है यूएस ने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में चाइना को, तो उसके लिए काउंटर वेट, उसके लिए काउंटर पंच इसी रीजन में यूएस को चाहिए, वो उसने इंडिया को बना लिया। तो रीजनल इम्प्लीकेशन तो ये है कि एक तरफ अगर हम ग्लोबल स्केल के ऊपर यूएस और चाइना कंपटीशन देख ही रहे हैं, तो अब हम रीजनल स्केल के ऊपर चाइना और इंडियन कंपटीशन देखेंगे, जो कि बैक्ड बाय यूएस होगा। और दूसरी, पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इंडियंस की प्रोपेगेंडा मशीन भी बड़ी तेज है, और वो हाइब्रिड वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की डोमेन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, और हमारे लिए चैलेंजेस की भरमार है। और हम इस वक्त डिफरेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन में है कि हमें बैलेंस स्ट्राइक करना है बिटवीन यूएस, चाइना एंड रशिया। तो हमारे लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है इंडीड। लेट्स से कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को कैसे, लेट अस सी कि हमारे पॉलिसी मेकर्स इसको कैसे एड्रेस करते हैं। तो जनाब, ये था करंट अफेयर्स का पेपर। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा सेशन ज्वाइन करें, जो कि 4 वीक्स का सेशन है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपने मेंटोर वकास इकबाल को इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी अब किसी और पेपर, मतलब मैं आईआर पेपर 1 और आईआर पेपर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। टिल देन, खुदा हाफिज, टेक केयर।